गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे बचत विनियोजन की संस्थाएं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि बचत क्या है या बचत करनी क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताया था। आज का टॉपिक है हमारा बचत विनियोजन की संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो सारे बच्चे अपना चैप्टर निकाल लीजिए, अपनी बुक ओपन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुशल गृहिणी, जो भी जैसे कि हम अपने घर में जो कुशल गृहिणी हैं वो कितनी भी महंगाई हो, जैसे कि आज के टाइम में कितनी महंगाई है, उस महंगाई के समय में भी अपनी विवेकशीलता से धन बचा सकती है। अगर हमें धन को सही से बचाने के तरीके आने चाहिए, है ना। तो अगर हमें वो तरीके आते हैं तो कितनी भी महंगाई हो, थोड़ा बहुत तो हम अपना बचत कर ही सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था कि बचत के धन से जो बचत हुआ करती थी पहले के टाइम में, तो उस धन से जो हमारे पूर्वज थे या जो पहले के हमारे दादा दादी नाना नानी या फिर जो भी हमारे परिजन थे, वो बचत किए हुए धन से कुछ सोना या चांदी खरीद लिया करते थे, कुछ ऐसी वस्तु खरीद लेते थे और उसको एक समय बाद जब उनको ज़रूरत हुआ करती थी तो उसको बेचकर, जैसे कि किसी की शादी करनी है या फिर कोई बिजनेस करना है या फिर किसी की पढ़ाई करनी है ना, या फिर आकस्मिक कोई किसी तरीके की आपत्ति आ गई या फिर कोई परिस्थिति कोई समस्या आ गई, तो उसमें उस जेवर को जो था वो गिरवी रखने के बाद उससे जो पैसे मिलते थे या फिर उसको बेचने के बाद उससे जो पैसे मिलते थे उससे वो काम को पूरा करते थे, ठीक है। परंतु आज घरों में धन जो है वो सुरक्षित नहीं रह गया है। क्यों नहीं रह गया है भाई? अगर हम धन को अपने घर में रखते हैं या सोना चांदी हम अपने घर में रखते हैं तो आज के टाइम पे भाई चोर डकैत बहुत सारे हो गए हैं। डकैत तो अब कम समझ लीजिए, चोर बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि वो हमारे घरों में आते हैं और कुछ भी सुरक्षित नहीं है, कभी भी किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसके लिए मनुष्य के विचार में बदलाव आया, यानी कि आज के टाइम में कुछ लोगों ने अपने विचार को चेंज किया। क्या चेंज किया कि बचत के विनियोजन की अनेक संस्थाएं कार्यरत की गई। इनमें से कुछ सरकारी होती हैं और कुछ जो है गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट होती हैं। अब कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं आज हम इसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि जिस संस्था में बचत जमा कराई जा सकती है, अब ये जो बचत विनियोजन संस्था है ये है क्या? जिस संस्था में बचत को जो है जमा किया जा सकता है, आपने जो भी अपने पैसों को बचाया है उसको आप जमा कर रहे हो, तो वह विश्वसनीय है और किसी प्रकार के धोखे का शिकार ना बनना पड़े, इस धनराशि से सुरक्षित रहे। अब इस विनियोजन के विभिन्न माध्यमों में ब्याज की दरें क्या हैं? बचत निम्नलिखित माध्यमों द्वारा विनियोजित की जा सकती है। अब आप कहाँ कहाँ अपनी बचत को जो है विनियोजित कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डाक खाना। जानते हैं आप लोग, पोस्ट ऑफिस, इसमें जो है पारिवारिक बचत का एक उत्तम माध्यम है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे तो हमारा पुराना जो हमारा विनियोजित संस्था है वो सबसे पहले हमारा पोस्ट ऑफिस है। तो पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्थान है। ये माल भेजने, पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने, देखिए आपने देखा होगा कि अगर हमें किसी तरीके का कोई कागज़ कोरियर करना है या हमें किसी का कोई सामान किसी को पोस्ट करना है तो हम पोस्ट ऑफिस जाते हैं, है ना, उसको हम वहाँ पे भेजते हैं। या पहले के टाइम पे हम लेटर भेजते थे, जब फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करता था तो पत्र जाता था। आज भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, अगर हमें किसी को भेजने होते हैं तो हम जो है वहाँ जाते हैं, उसमें रजिस्ट्री करते हैं, पार्सल भेजते हैं, इससे जो कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का कार्य करता है पोस्ट ऑफिस में। इसके साथ बचत बैंक का भी कार्य करता है। बचत बैंक यानी कि हम अपना वहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं बचत बैंक का, उसमें जो हम पैसे बचाते हैं उन पैसों को उसमें हम देते हैं। उसमें हमें क्या सुविधाएं प्रदान करता है? देखो, डाकघर जो है वो उपलब्ध बचत की मुख्य योजनाओं को संक्षिप्त परिचय बताता है। जैसे कि बचत खाता योजना, जैसे कि अगर मान लीजिए हम बैंक गए, आप जो है बैंक गए और आपने एक अपना बचत खाता जो है ओपन कराया, अब उसकी ये योजना है वो क्या क्या होती है? तो प्रत्येक डाकघर में बचत खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध होती है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपना बचत खाता खुलवा सकता है अपने खाते में जब चाहे वह अपनी अल्प बचत को। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारे पैसे जोड़ लिए तभी आपका बचत खाता खुलेगा, ऐसा नहीं है। आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो आप अल्प बचत में भी जमा कर सकते हैं। इस खाते में जमा धन आवश्यकता पड़ने पर आप कभी भी उस धन को निकाल सकती हैं, ठीक है।
ऐसे ही डाकघर बचत योजना के अंतर्गत कोई भी वयस्क व्यक्ति यानी कि स्त्री हो या पुरुष अपने नाम से अथवा अपने नाबालिग यानी कि वयस्क में यानी कि जो 18 का हो गया हो, ठीक है, वो जो है वो अपने नाम से और अपने नाम के साथ में अपने जैसे कि नाबालिग बच्चे जो कि नाबालिग हैं जो कि 18 के नहीं हुए हैं, ठीक है, उनका उसमें कंबाइंड करके नाम से खाता खोल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग मान लीजिए नाबालिग हैं, आप 18 ईयर्स की नहीं हुई हैं और आपका जो है अकाउंट खुलना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपने फादर्स के नाम के साथ या फिर अपनी मदर्स के नाम के साथ आपका जो है नाम आएगा और आपका एक संयुक्त रूप से जो है एक खाता खोल दिया जाएगा। तो उस खाते में क्या होगा, उस खाते में 2 लोगों के नाम हो जाएंगे, उसमें आपकी फादर और आपका है, तो आपके फादर भी पैसे डाल सकते हैं, आप भी पैसे डाल सकती हैं, आप भी पैसे निकाल सकती हैं, आपके फादर भी पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, और या आपके नाम पे कोई छात्रवृत्ति आ रही है या आपको अपना कुछ अमाउंट डालना है तो आपके उस खाते में जा सकता है। तो ये डाकघर बचत योजना के अंतर्गत खाता खोलना अति सरल होता है। अब इसमें निम्नलिखित कुछ विधियां होती हैं, उनको अपनाना पड़ता है, ठीक है। अब वो विधियां क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताती हूँ आपको, 1 मिनट। हाँ, अब सबसे पहला है आपका डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए उपलब्ध एक फॉर्म दिया जाता है। जब आप बचत खोलने डाकघर में जाएंगे अपना अकाउंट खोलने के लिए तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसकी सभी प्रविष्टियाँ भरनी होती हैं, उसमें जो भी फॉर्म भरना होता है इसको फिल करना होता है, ठीक है, जिनमें कुछ मुख्य होती हैं, जैसे कि क्या होती हैं, खोलने जो डाकघर में खाता खोलने के इच्छुक व्यक्ति का पिता अथवा पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति का नाम, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपके पिता का नाम पड़ेगा, स्थायी पता जहां आप रहती हैं परमानेंट एड्रेस यानी कि तो आपका वहाँ पता पड़ेगा, और वारिस का नाम एवं उससे संबंध, ये उसके कुछ फॉर्म के कुछ रूल होते हैं जिनको भरना होता है, ठीक है। फिर है हमारा फॉर्म पर नमूने के हस्ताक्षर भी करने होते हैं और किसी पुराने खातेदार से उसे प्रमाणित कराना होता है। जैसे कि आपने अपने हस्ताक्षर करे और उसी डाकखाने में देखिए किसी पुराने आपके घर में किसी का या फिर आपकी रिश्तेदारी में या किसी और जान पहचान वाले का खाता है तो उसके सिग्नेचर के द्वारा उसको प्रमाणित किया जाता है। ऐसे व्यक्ति जिनको हस्ताक्षर करना नहीं आता है, मान लीजिए किसी को सिग्नेचर करने नहीं आते हैं तो अंगूठा भी लगा सकते हैं। उन्हें फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर अपना सत्यापित चित्र लगाना होता है। सत्यापित मतलब अपना फोटो लगाने के बाद उसको जो है अपना सत्यापित करना है, अपनी सिग्नेचर, या फिर आप पढ़े लिखे नहीं है तो अपना अंगूठा, ठीक है, तो उसको सत्यापित चित्र लगाना होता है और अंगूठे के चिन्ह को भी प्रमाणित कराना होता है। थर्ड है आपका जितने रुपए से खाता खोलना होता है। अब मान लीजिए आपको जितने भी रुपए से खाता खोलना है उतने रुपए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपको 500 रुपीज़ से जो है 500 रुपये से खाता खोलना है तो आप उपयुक्त फार्म डाकखाने से संबंधित कर्मचारी को उतने पैसे दे देंगी और कर्मचारी एक रसीद दे देता है जिस पर आपके द्वारा जमा की गई धनराशि अंकित होती है। तो उस रसीद में वो जो आपने पैसे दिए हैं उसमें वो उसको अंकित करेगा और एक सप्ताह के बाद जो है उस रसीद को दिखाकर संबंधित कर्मचारी से आपको आपकी पासबुक मिलेगी। ये कितनी छोटी सी पासबुक मिलती है आप लोगों को पता होगा, तो वो पासबुक मिलेगी। इसी पासबुक को प्रत्येक बार रुपया जमा कराते समय निकलवाते समय डाकखाने लाना होता है। तो इसमें जो है इस पासबुक में लेन देन का समस्त विवरण होता है कि कब कब किस किस डेट में आपने पैसे इसमें डाले और कब किस डेट में आपने इसमें से पैसे निकाले, तो वो सारा विवरण जो है वो आपकी पासबुक में चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। फिर आपकी डाकखाने की बचत खाता योजना के अंतर्गत 20 रुपये या अधिक से भी खाता खोला जा सकता है। तो सबसे कम आपकी जो मानी गई है 20 रुपये या इससे अधिक, जितने आपकी बचत हो रहे हो आप उतने से इस खाता को खोल सकते हैं। जब चाहे इस खाते में रुपया जमा कर सकते हैं। व्यक्तिगत खाते में 1 लाख रुपये तक का धन जमा आप कर सकते हैं। जो आपका बचत खाता होता है, जो जनरल होता है, उसमें कम से कम आप 1 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं और 2 व्यक्तियों के संयुक्त खाते में ये राशि 2 लाख रुपए तक हो सकती है। मान लीजिए 1 पर्सन का है तो आप 1 लाख तक जमा कर सकते हैं और संयुक्त में है यानी कि 2 पर्सन का है तो आप उसमें 2 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। फिर आपका डाकखाने के बचत खाते में से रुपया निकालने के लिए एक फॉर्म भरकर तथा हस्ताक्षर करके या अंगूठा लगाकर पासबुक सहित संबंधित कर्मचारी को दे दिया जाता है।
फॉर्म के हस्ताक्षर पहले दिए गए नमूने के हस्ताक्षर से मिलाए जाते हैं। जैसे कि आप गए उसमें डाकखाने में और आपको पैसे डालने हैं, तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है, उस फॉर्म को आप फिल करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे या फिर अंगूठा लगाएंगे और अपनी पासबुक के साथ उस फॉर्म को वहाँ पे कर्मचारी को दे देंगे। फिर वो जो फॉर्म आपने जो स्टार्टिंग में अपनी बुक में जो फॉर्म में जो सिग्नेचर या अंगूठा लगाया था, वो कर्मचारी उसको मैच करेगा। अगर वो मैच हो जाता है तो रुपया किसी वाहक द्वारा निकलवाया भी जा सकता है और ऐसी स्थिति में वाहक के हस्ताक्षर खातेदार को प्रमाणित करने होते हैं। ठीक है, अगर वो प्रमाणित हो जाता है तो आप उसमें पैसे ले सकते हैं। डाकखाने के बचत खाते से रुपया सप्ताह में एक बार निकाला जा सकता है। ठीक है, वीक में एक बार। रुपया पूर्णांक में होना चाहिए। 1 रुपये से कम धनराशि ना तो निकाली जा सकती है और ना ही दी जा सकती है। पूर्णांक का मतलब मान लीजिए आप देने गए 599 रुपये, वो नहीं होंगे, या तो 600 हो, ठीक है, 600 से कम नहीं होने चाहिए या फिर 600 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, एक पूरा पूर्णांक में होना चाहिए। फिर आपका अपने खाते को किसी अन्य डाकखाने में भी स्थानांतरित कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए आज बरेली में है और आपका यहाँ पर खाता है, कल को आप कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं तो आप वहाँ के डाकखाने में अपने डाकखाने का जो खाता है उसको आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो अपने खाते को जब आप चाहे बंद भी करा सकते हैं। 5 वर्ष तक खाते में, अगर जैसे कि आपको बंद कराना है, आपके एक से ज़्यादा बचत खाते हो गए हैं, आपको नहीं कराना है तो आप उसको बंद भी करा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा भी होता है कि कभी आपने अपने खाते में काफ़ी समय से उसमें ना पैसा डाला है ना उसमें से निकाला है, लगभग 5 वर्ष तक खाते से कोई भी लेन देन नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में वह खाता जो होता है वो अक्रिय हो जाता है, यानी कि वो काम नहीं करता। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र देकर अक्रिय खाते को पुनः सक्रिय किया जा सकता है। एक तरीके से कह सकते हैं वो बंद हो जाता है। ठीक है, और अगर आप में उसमें पैसे पड़े हुए हैं और आपने इतना लेन देन नहीं किया है और आपको पैसे निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, उस खाते को फिर से स्टार्ट कराने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र देना होगा, एक एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद में एक प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद में आपका जो है वो ओपन होगा। तो इसमें हमने जाना कि कोई भी व्यक्ति डाकखाने में अपने बचत खाता खोल सकता है। ये न केवल सुविधाजनक है अपितु लाभदायक भी होता है। इस प्रकार के खाते की सुविधा उपलब्ध होने से परिवार के सभी सदस्य में अल्प बचत की आदत का विकास होता है कि भाई आपने मान लीजिए खोला तो सब सोचेंगे कि मेरी छोटी छोटी बचत हो जाएगी। जैसे कि हमने मान लीजिए 50 रुपये बचाए या किसी ने 100 रुपये बचाए, हमने अपने डाकखाने में डाल दिए, तो वो धीरे धीरे करके हमारे जुड़ते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उस जो जमा धनराशि होती है उसका हमें ब्याज भी मिलता है और हमारे पैसे बढ़ते भी हैं। तो डाकघर बचत बैंक खाते में जमा धन जो है 3.5% की वार्षिक दर से ब्याज मिलता है, जो आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पूरी तरह से मुफ्त होता है। इस योजना के अंतर्गत जमा होने वाले धन का उपयोग राष्ट्र के विकास कार्यों में होता है। ठीक है, अब है हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र। राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? डाकखाने द्वारा चलाई जाने वाली बचत योजनाओं में राष्ट्रीय बचत पत्र का एक विशेष महत्व होता है। इस योजना के अंतर्गत जमाकर्ता एक निश्चित राशि के बचत पत्र डाकखाने से खरीदता है। ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ 10,000 रुपये या फिर 1,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये की राशि है और आपको जो है राष्ट्रीय बचत पत्र की एक योजना है, इसको लेना है, तो आप जो है डाकखाने से उसको खरीद लेंगे। और ये योजना जो होती है वो 6 वर्ष की होती है। इस योजना में धन जमा करने पर आयकर में भी धारा 88 के नियमानुसार छूट मिलती है। इसमें क्या होता है, इसमें नामांकन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। आवश्यकता पड़ने पर इन बचत पत्रों को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के पास गिरवी रखकर कर्ज भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको पैसा निकालना नहीं है लेकिन आपको जो पत्र मिला है और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप उस पत्र को गिरवी रखकर किसी भी बैंक से थोड़ा बहुत कर्ज ले सकते हैं। अब इस योजना में न्यूनतम निवेश क्या होता है? 100 रुपये से स्टार्ट होता है ये वाला राष्ट्रीय बचत पत्र, जबकि अधिकतम इसकी कोई भी सीमा नहीं है। 100 से ऊपर आप 500, 1000, 5000, 10,000 कितने भी वर्ग जैसे आपके पास हो उतने का आप राष्ट्रीय बचत पत्र ले सकते हैं। अब 1,000 मूल्य वाला जो राष्ट्रीय बचत पत्र होता है वह 6 वर्ष उपरांत आपको कितने पैसे मिलेंगे? उसके आपको मिलेंगे 1,601 में ये भुनाया जाता है। जब आपके 6 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब आप जाकर उसको उसमें डाकखाने में देंगे, तब आपको ये धनराशि 1,000 से बढ़कर 1,601 रुपया मिलेगी। इसी तरीके का होता है आपका एक किसान विकास पत्र। ठीक है, किसान विकास पत्र क्या होता है? इस योजना के अंतर्गत धन जमा करने के लिए निर्धारित फॉर्म भरकर डाकखाने में
विकास पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस विकास पत्र का भी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं 500, 1000, 5000, 10,000 मूल्य जो है उसमें उपलब्ध होता है उस पत्र में। इस योजना के अंतर्गत जमा धन 8 वर्ष या 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, अब ये जो किसान विकास पत्र है ये पहले के टाइम में 8 या 7 वर्ष में होता था। आई थिंक इस समय अब ईयर बढ़ा दिया गया है, अब थोड़ा ज़्यादा समय में होता है, लेकिन आपका 2 गुना हो जाता है। ठीक है, फिर आपका डाकघर मासिक आय योजना, इसमें क्या होता है आपका पारिवारिक बचत के विनियोग के लिए डाकघर द्वारा चलाई जाने वाली एक उपयोगी योजना होती है डाकघर मासिक आय योजना। ये 6 वर्षीय योजना होती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में 1 वर्ष बाद भी आप इसका खाता जो है बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस योजना में एकल खाते में 3 लाख और संयुक्त खाते में 6 लाख रुपए तक आप निवेश कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं। इस योजना में जो आप धन जमा करेंगे उसका 8% आपको जो है मासिक ब्याज मिलेगा, वो वार्षिक ब्याज मिलेगा, और 6 वर्ष बाद जो है आपको 10% इसका बोनस मिलता है। तो ब्याज तथा परिपक्वता बोनस आयकर अधिगम की धारा 80L के अंतर्गत छूट योग्य होती है। अब आपका है ये लास्ट टॉपिक है आपका इसका डाकघर का, डाकघर सावधि जमा खाता। अब ये क्या होता है, डाकघर द्वारा संचालित एक मुख्य जमा योजना डाकघर सावधि जमा खाता भी है। इस योजना के अंतर्गत निश्चित अवधि के लिए धनराशि को खाते में जमा करना पड़ता है। ये अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है। मान लीजिए आपने निश्चित अवधि के लिए 5 वर्ष तक आपने जो है इस धनराशि को जमा कर दिया, और इस योजना में कम से कम 50 रुपये जमा किए जा सकते हैं। अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं होती। इस योजना में तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर वार्षिक ब्याज दिया जाता है। अब ब्याज की दर जो है 1 वर्ष के लिए 6.40% और 2 वर्ष के लिए 6.46% और 3 वर्ष के लिए 7.45% तथा 5 वर्ष के लिए 7.71% है। खाता समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। इस योजना में भी अर्जित ब्याज को धारा 80L में छूट प्राप्त है। ठीक है, तो ये आज आपका डाकखाने के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी जो आपकी अलग अलग संस्थाएं दी हुई हैं, ठीक है, जैसे कि बैंक है, और ये सारा आपका चार्ट दिया हुआ है। अब आपको भी होमवर्क में करना क्या है, आपका ये जो बचत का विनियोजन दिया हुआ है, जैसे कि इसमें डाकखाना है, ठीक है, डाकखाने से रिलेटेड मैंने आपको जो भी टॉपिक बताए हैं उन टॉपिक्स के बारे में कौन कौन सी योजना आपको बताई है, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान बचत पत्र, इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा डिटेल में अपनी कॉपी में नोट करेंगे एज ए होमवर्क। ठीक है, तो तब तक आप लोग जो है अपनी बुक्स, जिन बच्चों ने परचेस नहीं की है वो अपनी बुक को परचेस कर लेंगे, और जिन्होंने कर रखी है वो अपने काम को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ आगे का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैंक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए चलिए मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय।